हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। ट्वेल्थ अकाउंटेंसी, ट्वेल्थ बिजनेस स्टडी में अभी तक मैंने आप लोगों को प्रबंध के प्रकृति और महत्व, प्रबंध के कार्य, प्रबंध के सिद्धांत, व्यावसायिक वातावरण और प्रबंध के कार्यों में नियोजन और संगठन, इनके बारे में मैंने बताया। संगठन में अभी पिछले वीडियो में यदि आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो मैंने आप लोगों को अलग अलग प्रकार का स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कार्यात्मक संगठन ढांचा और प्रभागीय संगठन ढांचे के बारे में बताया था। स्टूडेंट्स, इसके बाद मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें औपचारिक संगठन और अनौपचारिक संगठन के बारे में भी बताया। परीक्षा की दृष्टि से, बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने आपको कार्यात्मक संगठन ढांचा, प्रभागीय संगठन ढांचे का बहुत ही बढ़िया तरीके से अंतर आपको बताया। इसी प्रकार से औपचारिक और अनौपचारिक संगठन में भी अंतर मैंने आप लोगों को बताया, जो कि परीक्षाओं में हमेशा आते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम के आप लास्ट ईयर के पेपर उठाओगे तो उसमें आप लोगों को ये ज़रूर इसके क्वेश्चन मिलेंगे। 5-5 पॉइंट के बहुत ही आसान तरीके से मैंने पहले आप लोगों को उसको एक्सप्लेन किया और उसके बाद में उसमें अंतर भी बताया। आज मैं उसी कड़ी में संगठन का ही जो अगला पार्ट है वो है अधिकार अंतरण एवं विकेंद्रीकरण। ये दोनों वर्ड इसमें इम्पॉर्टेंट है। इन दोनों के बारे में आज हम समझने वाले हैं कि अधिकार अंतरण किसे कहते हैं और विकेंद्रीकरण किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम समझते हैं अधिकार अंतरण अथवा भारार्पण। ये दोनों वर्ड एक ही है। दो शब्दों के बारे में पढ़ने वाले हम, अधिकार अंतरण और दूसरा पढ़ने वाले हम विकेंद्रीकरण। तो सबसे पहले हम लेते हैं अधिकार अंतरण को। अधिकार अंतरण को दूसरे शब्दों में भारार्पण भी कहा जाता है। अब भारार्पण क्यों कहा जाता है, अधिकार अंतरण क्या होता है, इसको समझते हैं। देखिए, अधिकार अंतरण संगठन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। हम कौन सा प्रबंध का कौन सा काम पढ़ रहे हैं, प्रबंध के अलग अलग कार्य है। पहला कार्य है नियोजन, दूसरा कार्य है संगठन। संगठन के अंतर्गत पहले तो उद्देश्यों का निर्धारण होता है और फिर कार्यों का विभाजन होता है। जो स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है उसमें कार्य को बांटा जाता है, विशिष्टीकरण के सिद्धांतों को अपनाया जाता है। तो अधिकार अंतरण जो है ये संगठन की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। संगठन जो कार्य है प्रबंध का, उसकी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पार्ट है अधिकार अंतरण। वास्तव में यह संगठन का आधार है। जो अधिकार अंतरण ये संगठन का आधार है। आधार मतलब बेस होता है। जिस प्रकार से मकान की नींव होती है, इसी प्रकार से संगठन का जो बेस है, संगठन का जो आधार है, वह अधिकार अंतरण है। कैसे है? व्यवसाय का आकार जैसे जैसे बढ़ता है, हम सभी को मालूम है कि बिजनेस जब विस्तारित होता है, बढ़ता है, तो उसके साथ साथ एक व्यक्ति के लिए यह संभव व्यावहारिक नहीं होता कि वह सभी काम स्वयं अकेले कर ले। भाई, जब व्यापार बढ़ेगा तो एक ही व्यक्ति सारे काम नहीं कर सकता। ये सामान्य सी जनरल सी बात है। और इसके लिए वह कुछ अन्य व्यक्तियों की सहायता लेता है। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब व्यापार बढ़ेगा, अकेला कर नहीं पाएगा, दूसरे व्यक्तियों की मदद लेगा। और इन व्यक्तियों को वह अपना कुछ काम अंतरित कर देता है। देखिए, यहाँ पर अब इन चीज़ों को आपको फोकस में लेना होगा, जो चीज़ मैं बताते जाऊँगा। जब काम बढ़ेगा, दूसरे लोगों की मदद लेगा। दूसरे लोगों की जब मदद लेगा तो वह अपना कुछ काम, सारा काम नहीं, अपने काम में से कुछ काम अंतरित कर देता है। मतलब दूसरे लोगों को अंतरित कर देता है, जिससे वह शेष कार्यों को अधिक कुशलता से संपन्न कर सके। उसके पास जितना भी काम है उसमें से कुछ काम अंतरित कर देता है, मतलब किसी दूसरे व्यक्ति को सौंप देता है, और बाकी जो शेष काम है उस पर फोकस करता है। परंतु जब वह अन्य व्यक्तियों को कार्य अंतरित करता है, अन्य व्यक्तियों को जब वह काम करने को देता है, उनको सौंपता है, तो उसे कार्य से संबंधित कुछ अधिकार भी अंतरित करता है। भाई, काम करने के लिए पावर भी देना पड़ेगा। जैसे पुलिस वाला यदि चौराहे पर खड़ा है तो उसका काम है ट्रैफिक को कंट्रोल करना।
तो ट्रैफिक को कंट्रोल करना ये उसे कार्य दिया गया। अब उस काम को करने के लिए उसे अधिकार दिया गया, डंडा दिया गया। बिना डंडे की सहायता से वो कंट्रोल नहीं कर सकता, तो कार्य अंतरित करने के साथ उसे अधिकार भी अंतरित करना पड़ता है, क्योंकि बिना उचित अधिकार प्राप्त किए वह कार्य पूरा नहीं कर पाएंगे। और इस प्रकार दूसरे व्यक्तियों को अधिकार देना ही अधिकार अंतरण कहलाता है। दूसरे व्यक्तियों को अधिकार देना ही अधिकार अंतरण कहलाता है। अधिकार शब्द मतलब राइट, काम करने का अधिकार देना, और अंतरण मतलब देना। तो दूसरे व्यक्तियों को अधिकार देना ही अधिकार अंतरण कहलाता है। यह आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे और देखते हैं। एक बड़ा व्यावसायिक उपक्रम में जब हम नज़र डालेंगे तो सबसे मुख्य होता है प्रबंध संचालक। सबसे हेड पे कौन होता है? प्रबंध संचालक होता है या मुख्य प्रबंधक होते हैं। ये सबसे हेड होते हैं, प्रबंध संचालक या मुख्य प्रबंधक होते हैं। उसके अधीन, उसके नीचे कहीं डिपार्टमेंटल मैनेजर होते हैं। मुख्य प्रबंधक के नीचे विभाग के प्रबंधक होते हैं। अब विभाग मतलब डिपार्टमेंट। कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, फिर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट अलग। ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट के प्रबंधक मुख्य प्रबंधक के अधीन काम करते हैं। अब मुख्य प्रबंधक सभी कार्य स्वयं अकेला नहीं कर सकता। जो मुख्य प्रबंधक होता है, प्रबंध संचालक होता है, वो सारे काम अकेला नहीं कर सकता। अब उसकी कार्य करने की क्षमता एक सीमा तक होती है, लिमिट होती है। अतः उत्पादन से संबंधित सभी कार्यभार उत्पादन प्रबंधक को, विक्रय से संबंधित सारे काम विक्रय प्रबंधक को, और कर्मचारी से संबंधित सारे कार्यभार कर्मचारी प्रबंधक को सौंप देता है या अंतरित कर देता है। सौंपना या अंतरित करना कहलाता है। वे जो मुख्य प्रबंधक है वो सारे प्रबंधकों के काम नहीं कर सकता, इसलिए वह उत्पादन से संबंधित काम उत्पादन प्रबंधक को, विक्रय से संबंधित काम विक्रय प्रबंधक को, और कर्मचारी से रिलेटेड काम कर्मचारी प्रबंधक को सौंप देता है। इसे बोला जाता है कार्य का अंतरण। यह विभागीय प्रबंधक फिर क्या करेंगे? जब इन विभागीय प्रबंधक को स्वयं इस प्रकार मुख्य प्रबंधक से जो प्राप्त अधिकार को अपने अपने अधीनस्थों को सुपुर्द कर देते हैं, फिर ये अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी होंगे उनको ये सौंपते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया ऊपर से नीचे की ओर आवश्यकता अनुसार कई स्तरों तक चलती रह सकती है। मुख्य प्रबंधक ने विभागीय प्रबंधक को सौंपा, विभागीय प्रबंधक अपने अधीन को सौंपेगा, अधीन उसके अधीन को सौंपेगा। इस प्रकार से यह प्रक्रिया कई स्तरों तक ऊपर से नीचे तक चलती रहती है। और प्रबंधक की भाषा में या प्रबंध की भाषा में, मैनेजमेंट की लैंग्वेज में, इस प्रक्रिया को ही अधिकार अंतरण या भारार्पण के नाम से जाना जाता है। प्रबंध की लैंग्वेज में इसी प्रक्रिया को अधिकार अंतरण या भारार्पण कहा जाता है। ठीक है, यह आप लोगों को इसका एक इंट्रो था समझने के लिए। अब हम इसका परीक्षा के हिसाब से आशय पढ़ते हैं। परीक्षा में यदि आ गया कि अधिकार अंतरण किसे कहते हैं या भारार्पण किसे कहते हैं, चलिए। तो अधिकार अंतरण का तात्पर्य एक प्रबंधक द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को, अधिकार अंतरण से तात्पर्य, ये तो एक सिंपल सी लैंग्वेज हो गई जो हम उसकी बेसिक बनाते कि अधिकार अंतरण से तात्पर्य या अधिकार अंतरण से आशय एक प्रबंधक द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उन अधिकारों को सौंपने से लगाया जाता है, उन अधिकारों को सौंपने से लगाया जाता है जो कि उसको सुपुर्द किए गए कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। जो कि उसको सुपुर्द किए गए कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं, ऐसे अधिकारों को सौंपना ही अधिकार अंतरण कहलाता है। फिर से बताऊं, अधिकार अंतरण से तात्पर्य
एक प्रबंधक द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को उन अधिकारों को सौंपने से लगाया जाता है कि उसको सुपुर्द किए गए कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। भाई जो एक प्रबंधक है उसने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कोई काम सौंपा है। अब उस काम को पूरा करने के लिए जो अधिकार सौंपे जाते हैं वही कहलाता है अधिकार अंतरण, सिंपल सी भाषा में। ठीक है, अपने मन से भी लिख सकते हो कि अधिकार अंतरण से तात्पर्य एक प्रबंधक द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कार्य को करने के लिए अधिकार सौंपना ही अधिकार अंतरण कहलाता है। अपनी भाषा में, ये अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। अधिकार अंतरण का मतलब होता है कि एक मुख्य प्रबंधक अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सौंपे गए काम को करने के लिए जो अधिकार देता है वो कहलाता है अधिकार अंतरण। चलिए, ब्रीच के अनुसार संक्षेप में अधिकार अंतरण का तात्पर्य प्रबंध प्रक्रिया के 4 तत्वों में से प्रत्येक का एक अंश अन्य लोगों को देना है। प्रबंध प्रक्रिया के जो अलग अलग जो तत्व हैं उनमें से प्रत्येक का एक अंश उसको देना काम करने के लिए। तो ये हो गया अधिकार अंतरण का आशय, उसकी परिभाषा। अब हम चलते हैं इसके मुख्य तत्व कि अधिकार अंतरण के अंतर्गत आखिर आता क्या क्या है। जिस प्रकार से हम एक समोसा खाते हैं उसके अंदर आलू मटर ये सब होता है, तो ये उसके तत्व है, एलिमेंट्स ऑफ समोसा। इसी प्रकार से यदि हम अधिकार अंतरण के प्रमुख तत्व के उसके अंदर क्या क्या मसाला भरा हुआ है तो देखते हैं। सबसे पहले अधिकार अंतरण का मतलब एक प्रक्रिया है। अधिकार अंतरण क्या है? एक प्रोसेस है। अभी मैंने बताया मुख्य प्रबंधक विभागीय प्रबंधक को सौंपता है, विभागीय प्रबंधक अपने अधीनस्थ कर्मचारी को सौंपता है। ये एक प्रक्रिया है, ऊपर से नीचे चलने वाली, स्तर के अनुसार चलने वाली एक प्रोसेस है। ठीक है। दूसरे नंबर पे सबसे पहले तो ये क्या हो गया, एक प्रक्रिया है। दूसरा इसमें आता है कार्य निर्दिष्ट करना या बांटना। अधिकार अंतरण के अंतर्गत एक मुख्य प्रबंधक या विभागीय प्रबंधक कार्य को निर्दिष्ट करता है। निर्दिष्ट करना मतलब उसको बांटता है, मुझे किस कर्मचारी को क्या काम बांटना है ये निर्धारित करना, ये उसके अंतर्गत आता है अधिकार अंतरण के अंतर्गत। क्योंकि योग्य व्यक्ति को ही योग्य कार्य सौंपना पड़ेगा। जो भी अधिकारी को काम सौंपा गया है, जैसे मुख्य प्रबंधक है, उसे कोई काम करना है तो अपने काम में से कुछ काम वो अपने अधीनस्थों को सौंपेगा, और वो कुछ काम भी कौन सा काम सौंपेगा जो कि वो कर सकता है। तो ये कर सकता है, यही कहलाता है कार्य को बांटना, निर्दिष्ट करना। तीसरा आता है अधिकार प्रदान करना। अब उसने कार्य डिसाइड कर लिया कि मुझे इस अधीनस्थ को ये काम देना है। कार्य डिसाइड करने के बाद में अब उसे अधिकार भी देना पड़ेगा, उस काम को करने का राइट देना पड़ेगा। तीसरा हो गया। चौथा हो गया उत्तरदेयता या जवाबदेही सुनिश्चित करना। भाई यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मुख्य प्रबंधक की ही होगी जिसको काम करना है। अब उसने अपना कुछ काम अपने अधीनस्थों को सौंप दिया, अधिकार भी दे दिया, तो साथ में वो उसे रिस्पॉन्सिबल भी बनाएगा, उत्तरदेयता भी बनाएगा कि मैं तेरे को ये काम सौंप रहा हूँ, इसे तुझे जिम्मेदारी के साथ करना है, नहीं करेगा तो इन फ्यूचर में मैं तेरे को काम नहीं दूंगा। ये उत्तरदायिता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही सुनिश्चित करना, ये भी अधिकार अंतरण के अंतर्गत आता है। फिर है, ये हो गए कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट हो गए। अधिकार अंतरण के प्रमुख तत्व प्रोसेस है, कार्य को बांटना, अधिकार देना और जवाबदेही निश्चित करना। ये अधिकार अंतरण की प्रक्रिया है। चलिए, अब इसकी विशेषताएं कभी कभी पूछ ली जाती है कि अधिकार अंतरण की विशेषताएं क्या क्या है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला अधिकार अंतरण की विशेषताओं में कि अधिकार अंतरण एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोसेस या प्रक्रिया का मतलब ये होता है अनेक क्रियाओं का एक समूह, जिसके अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक क्रियाएं संपन्न की जाती है, वो कहलाती है प्रोसेस। इसी प्रकार से अधिकार अंतरण भी एक प्रक्रिया है
जिसमें एक काम पूरा होने के बाद दूसरा काम स्टार्ट होता है। तो अधिकार अंतरण एक प्रक्रिया होती है। इसमें प्रबंधकीय स्थितियों की एक श्रृंखला निर्मित की जाती है। प्रबंधकीय स्थितियों की एक चैनल। अभी मैंने बताया था कि मुख्य प्रबंधक विभागीय प्रबंधक को अधिकार सौंपता है, विभागीय प्रबंधक अपने अधीनस्थ कर्मचारी को सौंपता है। तो प्रबंधकीय स्थितियों की एक श्रृंखला निर्मित होती है, जिसके द्वारा कुल भार का भाग व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को सौंपा जाता है। इस प्रकार अधिकार अंतरण सदैव ऊपर से नीचे की ओर किया जाता है, और इसलिए अधिकार अंतरण क्या है? एक प्रक्रिया है। पहली बात हो गई। दूसरा, अंतरण का अधिकार। अधिकार अंतरण की प्रक्रिया में वही व्यक्ति अंतरण का अधिकार रखता है जिसके स्वयं के पास अधिकार हो। भाई, जिसके पास कोई अधिकार ही नहीं, वो अधिकार अंतरण कैसे कर सकता है? तो अधिकार अंतरण का अधिकार भी होना जरूरी है, मतलब उसके पास अधिकार होना जरूरी है। अधिकारी ही अधिकार अंतरण कर सकता है। तीसरा, उत्तरदायित्व में कमी नहीं। भाई, जिस अधिकारी ने अपने अधीनस्थ को कार्य सौंप दिया, अधिकार भी सौंप दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके उत्तरदायित्व तो कम हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेन अधिकारी की ही होगी। काम बिगड़ेगा तो जवाब मेन अधिकारी को देना होगा। उत्तरदायित्व में कमी नहीं होगी, काम में कमी होगी, उत्तरदायित्व में कमी नहीं होगी। चौथा, दैनंदिनी कार्य। ये जो अधिकार अंतरण होता है किसके लिए? दैनंदिनी कामों के लिए होता है, परमानेंट नहीं होता। रोजाना के जो काम किए जाते हैं तो उसमें से कुछ काम वो अपने अधीनस्थ को सौंप देता है कि ये मुझे आज करके दे देना। तो ये दैनंदिनी कामों के लिए अधिकार अंतरण होता है। सीमाएं। अधिकार अंतरण सदैव कुछ सीमाओं के भीतर ही संभव होता है, उसकी कुछ लिमिटेशन होती है। आवश्यक तत्व। अधिकार अंतरण प्रबंधक का एक आवश्यक तत्व होता है। एक प्रबंधक का कार्य अपने अधीनस्थों के कार्यों का निर्देशन करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना भी होता है। केवल अधिकार का अंतरण होता है। एक प्रबंधक अधीनस्थों को केवल कार्य के संबंध में अधिकार का अंतरण करता है, मूल पद का अंतरण नहीं होता। यहाँ पर वो अपना पद ट्रांसफर नहीं करता, केवल अधिकार का अंतरण करता है, कुछ अधिकार देता है। तो ये सभी क्या हो गए? इसमें से करीब 5 पॉइंट आप आसानी से लिख सकते हो कि अधिकार अंतरण एक प्रक्रिया है, अंतरण का अधिकार होना जरूरी है, उत्तरदायित्व में कमी नहीं होती है, दैनंदिनी कामों के लिए अधिकार अंतरण होता है, आवश्यक तत्व है, उसकी कुछ सीमाएं हैं, केवल अधिकार का अंतरण होता है, पद का अंतरण नहीं होता है। चलिए अब इसका महत्व पढ़ लेते हैं कि जो अधिकार अंतरण है इसका क्या महत्व है, इम्पोर्टेंसी क्या है। प्रबंध के अंतर्गत एक मुख्य प्रबंधक अधीनस्थ को अधिकार अंतरण क्यों करता है, उसका क्या महत्व है, उसका कुछ फर्क पड़ता है। चलिए पहला देखते हैं। प्रबंधकों के कार्यभार में कमी हो जाती है। एक प्रबंधक को बहुत सारे काम करना रहता है, वह उसमें से कुछ काम अपने अधीनस्थ को वो योग्य समझता है कि हाँ ये काम कर सकता है, उसको सौंप देता है, और उससे उसके कार्य के भार में थोड़ी कमी आ जाती है ताकि वो किसी दूसरे कामों के ऊपर फोकस कर सके। वे सभी कामों के बजाय कुछ काम यदि सौंप देता है तो बाकी जो इम्पोर्टेंट काम है उन पर वो फोकस कर सकता है, ये उसका महत्व है। दूसरा, समन्वय का साधन। अधिकार अंतरण एक ऐसी संगठन संरचना का आधार होता है जिसमें प्रत्येक प्रबंधक तथा अधीनस्थ के कर्तव्य अधिकार सुनिश्चित और स्पष्ट होते हैं। कर्तव्य व आदेशों में एकात्मकता बनी रहती है तथा विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय बनाए रखने में भी मदद मिलती है। भाई, जो प्रबंधक क्या काम कर रहा है वही काम यदि वो कर्मचारी करता है, अधीनस्थ करता है, उन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहता है। तीसरा है प्रबंधकीय प्रभावपूर्णता में वृद्धि। जो मैनेजमेंट होता है वो प्रभावी हो जाता है, प्रभावपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वो अपने अधीनस्थों को योग्य समझता है, उसको कार्य बांटता है और उससे काम करवाता है, और उससे उसकी जो प्रबंधकीय क्षमता प्रभावपूर्ण होती जाती है। विशिष्टीकृत सेवाओं की प्राप्ति। भाई, जो प्रबंधक का काम करना, वह जब अपने कार्य को बांट कर करवाता है तो उसे विशिष्टीकृत सेवाओं की प्राप्ति होती है। उससे भी ज़्यादा एक्सपर्ट लोगों से वह उन काम को करवा करके उससे विशिष्ट सेवाएं प्राप्त करता है।
कर्मचारियों के विकास में सहायक जो योग्य कर्मचारी है उसका विकास होता है। फिर कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि, भाई जो अधीनस्थ को यदि कोई काम सौंपा जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसका मनोबल बढ़ता है, उसके उत्साह बढ़ता है। फिर संगठन के विकास में सहायक, इससे संगठन का विकास होता है। संगठन का विकास कैसे होता है? संगठन मजबूत होता है, जो उसके हैंड्स है वो हैंड्स बढ़ते जाते हैं, काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ते जाती है, संगठन का विकास होता है। तो ये उसका अधिकार अंतरण का महत्व है। तो ये महत्व, विशेषताएं, आशय और परिभाषा, अधिकार अंतरण का आशय, उसकी परिभाषा, उसकी विशेषताएं और उसका महत्व, ये जो 4 चीज़ें हैं वो आप लोगों को पढ़ लेना है। चलिए अब आगे देखते हैं। इसकी दोष हैं, सीमाएं हैं कि अधिक योग्य समझना, अविश्वास, कला का ज्ञान न होना, भय, आत्मविश्वास में कमी, प्रोत्साहन का अभाव है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि अधिकार अंतरण की विशेषताएं पढ़ लेना, अधिकार अंतरण का महत्व पढ़ लेना, ये आता है। और अधिकार अंतरण से क्या आशय है, उसकी परिभाषा, विशेषताएं और महत्व। देखिए ये महत्व आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि ये आता है, प्रबंधकों के कार्यभार में कमी होती है, फिर समन्वय का साधन है, प्रबंधकीय प्रभावपूर्णता में वृद्धि होती है, विशिष्टीकृत सेवाओं का फायदा मिलता है, कर्मचारियों का विकास होता है, उनके मनोबल में वृद्धि होती है, संगठन का विकास होता है, ये सभी उसका महत्व है। ये महत्व जरूर पढ़ लेना आपने। तो ये हो गया अधिकार अंतरण का महत्व। ठीक है, तो अधिकार अंतरण और भारार्पण ये दोनों शब्द एक ही है। यदि भारार्पण आता है उसका मतलब यही होता है भार अर्पण करना। भाई मेरे सिर पे यदि 20 किलो का भार है, उसमें से मैं 5 किलो किसी को दे दूंगा कि तू मेरे भार थोड़ा सा कम कर ले। तो यह अधिकार अंतरण और भारार्पण एक ही होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे विकेंद्रीकरण। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं विकेंद्रीकरण लेकर आऊँगा, विकेंद्रीकरण के बारे में बताऊँगा। आप अधिकार अंतरण को का वीडियो देखिए, समझिए, अच्छा लगे तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।